कंप्लीट करा दूंगी। डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा बचेगा, उसको थोड़ा थोड़ा क्लासेस लेके फिर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, मैम तो कल आपको 1 से 22 क्वेश्चन वाली क्लास किस टाइम होगी? कौन सी? ये सर वाली। कल सर हाँ वाली मैम। आप बता दो, 5 बजे रखनी है, 4:30 रखनी है? मैम जैसे मेरा पेपर है 5 बजे, तो पेपर खत्म होगा। 5 बजे खत्म होगा तो 6 बजे रख लेना। फिर मेरे को थोड़ी और लेट लेनी पड़ेगी, या तो मैं पहले ले लूंगी, सर बाद में ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा। 6 बजे मैं ले लूंगी कल, 6 PM, ये मेरी हो जाएगी। और सर की क्लास ठीक है ना, 6 PM? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है। इससे लेट चाहे कर दो पर पहले मत करना। 6 PM मैं तो रोज का टाइम कर दूं, अगर आप लोगों को कंफर्टेबल हो तो, क्योंकि आगे जब अगस्त में मैं वहां जाऊंगी तो मुझे 6 PM से लेट करना पड़ेगा। 6 PM तक तो मेरी वहाँ क्लासेस चलेंगी, तो वीक में जब भी मेरी क्लास होगी मुझे और लेट करना पड़ेगा। मैं एक दो बच्चों की प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं 6 PM रोज का ही टाइम कर दूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने की क्लास हो जाएगी उस टाइम पे 7:15 के आसपास या 7:30 के आसपास हो जाएगी, 7:15 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, 6 PM या 6:10 तक रख लेंगे, जैसा आपको कन्वीनियंट लगेगा कल की क्लास। ठीक है, परसों भी अगर आप कहोगे, परसों की क्लास, परसों तो मुझे लगता है जल्दी ले लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा डिस्कशन लंबा चलेगा ना। कोई नया काम नहीं करा रही हो अब, परसों तो डिस्कशन ही कराना है। ठीक है, और बताओ किसी को कोई भी डाउट हो? बाकी हम जो हमारे डाउट रह गए थे उनको पहले डिस्कस करते हैं। और मैंने अभी आपका वो जो क्या बोलते हैं, नोट्स अपलोड नहीं किए हैं, बहुत बारिश हो रहा था। हाँ हाँ, ठीक है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा सुमन, बिल्कुल आज का रिकॉर्डेड मिल जाएगा, रोज का ही मिल जाएगा वैसे तो। ठीक है, बढ़े आगे, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कोई दिल की बात, कोई मैथ्स की बात। हमारा जो अटक रहा था इधर, उस पे आते हैं। क्वेश्चन कौन सा था? ये था। फॉर what values of p summation वन बाई 64। ठीक है, ये किन वैल्यूज ऑफ p के लिए कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंट? ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ हो रही थी कल, इसको एक बार दोबारा देखते हैं। देखो, n की पावर 64 प्लस n की पावर p रेज टू पावर 1/64 माइनस n, ये जो है इसको हम लिख लेते हैं, n की पावर p कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, मतलब n की पावर p/64 कॉमन लेंगे एक बार। तो ये क्या आ जाएगा, n की पावर, अब यहाँ से n की पावर p निकाला तो n की पावर 64 माइनस p हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है ठीक है, n की पावर 64 माइनस p हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n की पावर 64 बाय n की पावर p, n की पावर p कॉमन लिया है, तो इधर n की पावर p है तो 1 हो जाएगा। मेरी आवाज़ आ रही है ना, एक बार कंफर्म करो। हाँ मैम। ठीक है, n की पावर p/64, इसमें से भी कॉमन लिया तो इसमें से भी तो कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस
p/64। ठीक है, यहाँ तक एक एक स्टेप समझना अच्छे से ज़रूरी है। अब हम क्या करें, एक्सपेंशन ही खोल देंगे। n की पावर p/64, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n की पावर p-64। 1/64 माइनस n की पावर 1/n की पावर p/64 -1, ऐसे लिख देंगे इसको। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, n की पावर p/64, 1 प्लस 1/64, 1/n की पावर p-64 प्लस डॉट 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 माइनस 1/n की पावर p/64 -1। ठीक है, आगे जो पावर्स आएंगी उसमें क्या होगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा गया तो आगे इनका स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक कंपैरिजन करते हैं। एक इसको तो an मान लेते हैं और bn को ले लेते हैं n की पावर p/64। ठीक है, an बाय bn करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी an ओवर bn, क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 1/64 इंटू 1/n की पावर p-64 प्लस डॉट 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 माइनस 1/n की पावर p/64 -1। अब अगर p बड़ा है 64 छोटा है तो क्या होगा, एक मिनट, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लग रहा है। अगर हमने मान लिया कि p बड़ा है 64 से, तब तो ये 0 आ जाएगा और इसके आगे वाली सारी टर्म 0 आ जाएंगी। और ये क्या बन रहा है हमारा, 1/n की पावर p/64 -1, तो p-64/64। ठीक है, ये वाली चीज ये बन रही है। तो p अगर बड़ा है 64 से, तो ध्यान से देखो, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, नीचे क्या आ जाएगा, p बड़ा है 64 से तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और p बड़ा है 64 से, ये भी इन्फिनिटी आएगा। मतलब आगे की सारी टर्म्स इन्फिनिटी आ रही है, क्या आप समझ पा रहे हो। इसी चीज का आगे क्या हो रहा है, स्क्वायर, क्यूब और सब कुछ हो रहा है। और लास्ट में ये क्या हो रहा है, ये वाली चीज क्या है लास्ट में पड़ी हुई, n की पावर p/64 -1, ये ऐसे था ना, p/64 -1, तो p-64/64 ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अब क्योंकि p बड़ा है 64 से, तो p-64 पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/n की पॉजिटिव पावर कहाँ पे जाएगी, नीचे वाला इन्फिनिटी पे जाएगा, मतलब ओवरऑल 1/∞ को अप्रोच करेगा, मतलब कि 0, मतलब कि आगे की जितनी टर्म्स है सब 0 आएंगी। यस और नो, 1 प्लस जितनी भी टर्म्स है 0 0 0 आती चली जाएंगी, और लास्ट में एक -0 भी आएगा, वो ये वाला -0 है। ठीक है, लिमिट an बाय bn क्या आ गया है, 1। लिमिट an बाय bn क्या आ गया है, 1 आ चुका है। 1 प्लस कुछ और भी है ना साथ में, 1 प्लस सब कुछ 0 है, 1 प्लस 1/64 था, ये 1/64 के साथ ही मल्टीप्लाइड था ना। ओके ओके ये 0, आगे वाले सारे 0 आते चले जा रहे हैं, और माइनस ये वाला भी 0। तो अब
ये 1 आ चुका है, मतलब नॉन जीरो लिमिट आ चुकी है, मतलब कि ए एन और बी एन वाली जो सीरीज बनेगी ए एन और बी एन की हेल्प से उनका बिहेवियर सेम होगा। तो ए एन के लिए हमें जज करना था, बट बी एन हमने सपोज की थी, तो बी एन वाली है एन की पावर पी बाई 64। ये सीरीज का बिहेवियर जैसा होगा वैसे ही। और ये भी हमें ध्यान रखना है हम केस कौन सा स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ ये वाला केस स्टडी करवाया है, केस है पी ग्रेटर देन 64। ठीक है, केस यही डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इस केस के अंदर बी एन वाली जो सीरीज है एन की पावर पी बाय 64, ये जब जब जो जो बिहेव करेगी, जैसा जैसा बिहेव करेगी वैसा ही बिहेव ए एन वाली करेगी। मतलब समेशन बी एन का बिहेवियर हमें चेक करना है, इसका बिहेवियर कैसा है वो चेक करना है। बी एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय एन की पावर माइनस पी बाय 64। ठीक है, और p बड़ा है 64 से, तो ये बताओ माइनस पी बाय 64 क्या आएगा। p बाय 64 तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और माइनस पी बाय 64 क्या हो जाएगा, लेस देन -1। यस और नो? हाँ माइनस पी बाय 64 लेस देन -1, मतलब ये जो पावर है ये लेस देन -1 है। तो अल्टीमेटली ये चीज लेस देन -1 है, तो -1 से छोटी है तो ऑब्वियसली लेस देन 1 है, तो 1 से छोटी आ रही है, लेस देन इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब पी टेस्ट लगाने पर बी एन का बिहेवियर कैसा होगा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होगा। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये केस डायरेक्टली इस पे लीड कर रहा है। ठीक है, p ग्रेटर देन 64, इक्वल टू 64 पे भी वही आ रहा था। p लेस देन 64, उसके अंदर वो वाला केस डिस्कस होगा। अगर कल जो मैंने आपको कराया था यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? p इक्वल टू 64 के केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। सीरीज हमारी थी n की पावर 64 प्लस n की पावर p यानी इस केस में 64 है, 1 बाय 64 माइनस n, ये क्या बन जाएगी सीरीज इस केस में, 2 टाइम्स 1 बाय 64 2 की पावर और n माइनस n, ये बन जाती है। मतलब n कॉमन आ जाता है, 2 की पावर 1 बाय 64 माइनस 1, इस टाइप की सीरीज बनेगी इस केस में। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर 1 बाय 64 कर दिया पावर। तो ये सीरीज जो बन रही है तो क्लियरली डाइवर्जेंट है, मतलब इस केस में भी डाइवर्जेंट आएगा। ठीक है, और अब हमें p लेस देन 64 का अगर हम केस डिस्कस करें तो 64 बाहर लेंगे और n बाहर आ जाएगा और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। केस 3 में थोड़ा सा बस यहाँ पे एक चीज रहेगी कि केस 3 जो हमने कल डिस्कस किया था उसमें क्या कॉमन लिया था। मान लो हम p लेस देन 64 लेके चले हैं ऐसा कुछ, उसमें हमने क्या किया था, n की पावर p प्लस n की पावर 64 रेज टू पावर 1 बाय 64 माइनस n था। हमने इसमें से n की पावर 64 कॉमन लिया था अगर आपको याद हो तो। इसमें से n की पावर 64 बाय 64 कॉमन आ गया था और अंदर बच गया था n की पावर p माइनस 64 प्लस 1 बाय 64 माइनस n। तो ये n यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया था, ये आ गया था n की पावर p माइनस 64 प्लस 1 होल रेज टू पावर 1 बाय 64 माइनस n
-1 मैम। -1, ये कोई जग तो रहा है। 1 प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n⁴ माइनस p, 1/64, जैसे भी लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। 1 प्लस 1/64, 1/n⁴ माइनस p प्लस डॉट 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 स्क्वायर क्यूब, ये सब होता चला जाएगा, है ना, और फिर लास्ट में -1। तो अगर मैं 1/n⁴ माइनस p कॉमन लूंगी तो ये क्या बच जाएगा, 1/64 इंटू 1 प्लस 1/64 इंटू जो भी था यहाँ पे 1/64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और अगली बचेगी 1/n⁴p माइनस 64 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/n�63 माइनस p, और ये जो भी था अंदर। जब आप एक और वो लोगे, क्या बोलते हैं इसको, an मान लोगे, इसको an मान के 1/64 प्लस समथिंग बचेगा अंदर, an इसको मान लिया, bn किसको मान लें, 63 माइनस p ही अगर मान लें तो लिमिट an/bn क्या निकल के आएगी, 1/64 आ जाएगी, विच इज अ नॉन जीरो लिमिट। तो an और bn का जैसा बिहेवियर होगा वैसे ही। अच्छा, हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं जरा बताओ, p लेस देन 64 का, p लेस देन 64 का, ठीक है। तो अब p 64 से या 64 से छोटा है, ठीक है। p वैसे यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर होता तो ज़्यादा हेल्प हो जाती, क्योंकि 1/n⁴, अगर आप p माइनस 64 की 63 माइनस p की बात करते हो, अगर p लेस देन 63 हो गया तब क्या होगा, एक मिनट के लिए मान लें अगर p लेस देन 63 होगा तो क्या होगा, 63 माइनस p, ये तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और p लेस देन 62 का हो गया, मतलब अगर मैं इसकी कन्वर्जेंस की ही डायरेक्टली बात करूं, ये कब कन्वर्ज करेगा, जब 63 माइनस p विल बी ग्रेटर देन 1, यानी कि 63 माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन p, मतलब कि p लेस देन 62 के लिए ये कन्वर्ज करेगा, ये वाली सीरीज। और ये डाइवर्ज कब करेगी जरा बताओ, डाइवर्ज कब करेगी, जब p ग्रेटर देन और इक्वल टू 62 होगा, यस और नो। हाँ अब 62 से ये डाइवर्ज का केस कर रही हूँ, तो मतलब जब वो कन्वर्ज करी तो हमारी ओरिजिनल भी क्या कर जाएगी, ओरिजिनल सीरीज जो भी थी वो कन्वर्ज कर जाएगी। अब डाइवर्ज का केस डिस्कस कर रही हूँ, डाइवर्ज कब करेगी, इस टाइम पे p ग्रेटर देन इक्वल टू 62, लेकिन केस हम चल रहे हैं लेके p लेस देन 64 का, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 62 तो है ही सही, p लेस देन 64 भी साथ के साथ चल रहा है, तो इसके हिसाब से हमारी p की रेंज क्या बनी यहाँ पर डाइवर्जेंट में, 62 लेस देन इक्वल टू p लेस देन 64, मतलब इस इंटरवल के अंदर द सीरीज डाइवर्जेस, ठीक है। और 64 पे भी डाइवर्ज कर रहा था और 64 प्लस में भी डाइवर्ज कर रहा था, अगर आपको याद हो तो 64 में भी डाइवर्ज कर रहा था और 64 प्लस में भी डाइवर्ज कर रहा था, और कन्वर्ज कहाँ पे किया था याद होगा आपको, कन्वर्ज अभी बताया था p लेस देन 62 में कन्वर्ज कर रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा, सम अप कर दें अगर हम इस चीज को, तो ओवरऑल बन जाएगा कि p लेस देन p ग्रेटर देन इक्वल टू 62 के लिए तो डाइवर्ज करता है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 62 के लिए तो डाइवर्ज करता है, और कन्वर्ज करता है p लेस देन 62 के लिए। ये रिजल्ट आ जाएगा।
अब जो हम पुराना तरीका कर रहे थे वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, बाकी मैंने किसी और से भी डिस्कस किया था, उसको भी सेम प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब इस तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ में आया ये तरीका? इसको मैं अच्छे से लिख दूंगी, मुझे अलग जगह लिखना पड़ेगा नोट्स में, इसको दोबारा गड़बड़ थी। बताओ, आंसर तो पहले भी ये लिखा गया था नोट्स में, लेकिन वो तरीका सही नहीं था लिखने का। बताओ भाई सब लोग आंसर बताओ। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा मान लो एग्जाम में, तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा इजी बनाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अच्छे से करना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कब क्या लिमिट आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी पहले वाले तरीके में और बाद वाले तरीके में, या अलग है। ठीक है, एक और चीज, जब मैं करा रही थी तो हम अटके थे, मैं जब आपको गॉस टेस्ट करा रही थी, गॉस टेस्ट में हमने एक सीरीज ओपन की थी, ई रेज टू पावर 1 + 1/2 + ... 1/n। इस सीरीज को जब हमने ओपन किया था, तो मतलब un ये वाली सीरीज थी, ऐसी सीरीज थी, un हमारा ये था, तो un + 1 हमारा क्या बन रहा था, प्लस अप टू सो ऑन 1/n। un/un + 1 करने पर अगर हम रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहते, क्योंकि और भी किसी का अगर रूट टेस्ट का भी आपका दिमाग में आ रहा है कि रूट टेस्ट चलो इस्तेमाल करके इसमें हम देखते हैं, तो रूट टेस्ट में भी सेम प्रॉब्लम में आप फंसोगे। आप लिमिट निकाल लोगे इसके nth रूट की, राइट, और वो क्या होगी 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू सो ऑन 1/n, और होल डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। पावर क्या होती है 1/n। अब इसकी लिमिट ऑब्वियसली आप जानते हो कि कॉशीज फर्स्ट थ्योरम आप इस पे लगा पाओगे, है ना? ये कुछ और लगेगा? बताओ जल्दी। क्या बात है, भूल गए सारा पुराना सीक्वेंस? क्या होती थी कॉशीज फर्स्ट थ्योरम, तब बस बताओ। भूल गए सब? अगर कोई सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट होता था किसी एल पे, तो ये जो लिमिट आती थी, मतलब एवरेज जो मीन सा निकलता था एन टर्म्स का, वो भी एल पे ही कन्वर्ज करता था। भूल गए? हाँ मैम, ये तो मन है। तो ये क्या आएगा, ई रेस्ट पर 0 आ जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल। ये वाला भी फेल हो रहा है, और ये वाली लिमिट 1/0, सॉरी 1/∞ 0, ई रेस्ट पर -0 1, ये वाला टेस्ट भी फेल हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर ये इकट्ठे ही फेल होते हैं, कभी कभी ऐसे रेयर चांसेस होते हैं जहाँ एक फेल हो रहा हो दूसरा ना हो रहा हो। वैसे तो क्या है, नहीं नहीं, हाँ इकट्ठे ही फेल होते हैं, सही बात है, क्योंकि an/n + 1 की लिमिट तो इसके बराबर ही होती है nth रूट वाली के, प्रोवाइडेड कि an/n + 1 वाली एग्जिस्ट कर रही, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बराबर तो नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों फेल हो रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम इसमें, हम यहाँ पे राबीज टेस्ट लगा के देख सकते थे, राबीज टेस्ट। अब वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है कई बार, इजी कन्वीनियंट क्या है, गॉस टेस्ट, जिसका हमें ये गारंटी है, अब एग्जाम में हम बैठे हैं, अब हम राबीज पे रिस्क नहीं ले सकते, या लॉगरिथमिक टेस्ट लगा सकते हैं हम इस पे। लॉगरिथमिक टेस्ट भी हमने जब लगाया था, मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था जिसमें x⁻1 + ½ प्लस सो ऑन था। लॉग टेस्ट जो इस पे था x = 1 पे, वो भी फेल हो रहा था।
याद होगा, इसलिए लॉग टेस्ट भी नहीं लगाएंगे। राबीज लगाएंगे तो लगा के देख सकते हो आप। राबीज राबीज कैसा होता था, n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन। सो n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन आ रहा है ये हमारा माइनस वन। इसकी लिमिट निकालनी है। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, n इंटू वन बाई ई की पावर n प्लस वन माइनस वन। ये आ जाएगा n बाई ई की n प्लस वन माइनस n। ठीक है, लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। वैसे भी ये अंदर वाली लिमिट क्या आ रही थी, नहीं एक सेकेंड, 0 इंटू इन्फिनिटी आ रहा है ना, 0 माइनस। हाँ ठीक है, अलग अलग कर लिया। तो इसकी लिमिट क्या आती है वैसे, इसकी लिमिट क्या आती है जरा बताना। किस तरीके से हम इस लिमिट को इजीली निकाल पाएंगे बिना कैलकुलेट किए, कोई तरीका है आपके पास? दिमाग तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर सदियां बीत जाएंगी। e to the power infinity मतलब तो 0 है, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी हाँ मतलब 0 है। तो infinity डाइवर्जेंट। और कोई कुछ बताना चाहेगा? डोमिनेटिंग वाला लगेगा मुझे। एक गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ हाँ, डोमिनेटिंग वाला लगेगा तो ठीक है। ऊपर माइनस है, पॉलिनोमियल, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे एक्सपोनेंशियल है, तो डोमिनेट कौन सा करेगा, ये वाला। ये तेजी से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 0 आ जाएगी। फिर इस तरीके से ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी। इसमें कुछ गड़बड़ है। जो माइनस है हाँ, नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना। क्या गड़बड़ किया मैंने, कुछ राबीज राबीज तो सही लगाया। लिमिट, आपने जो लिमिट लिया है उसके बाद माइनस है ना, जो थर्ड लाइन में। हाँ हाँ, 1 माइनस वैसे तो आ ही सकता है, डाइवर्जेंट आ जाएगा इस केस में। ये कहने को तो कह ही सकते हैं, बट ऐसे नॉर्मली मैंने देखा नहीं कि माइनस इन्फिनिटी लिमिट आए एल। वैसे तो इसको हम मैम हम्म आपने e टू द पावर -1 बाय में n प्लस वन अच्छा है, अच्छा अच्छा, ठीक है। जब आप नीचे लाए तो उसको 1 बाय n प्लस वन, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, n बाय, अगर इसको हम लिख भी लें e की 1 बाय n प्लस वन, ऊपर वाला इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे वाला किसकी तरफ जा रहा है, ये तो 1 हो जाएगा ना। हाँ ये 1 आएगा, ये लिमिट तो 1 आएगी। ये 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है, तो फिर आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, तरीके तो हमें सारे ही आजमा के देखने चाहिए। एग्जाम में कब कैसे कौन फंसा है हम नहीं पता होता ना। तो या तो हम इसको ऐसे कर लें, 1 माइनस ई की पावर, या इस n को अगर नीचे ले आए, क्योंकि ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, जिसको हमें 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लॉपितालिया कुछ ऐसा लगा पाएंगे। तो अब ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला भी 0 है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। अब आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए राबी बोलना आसान होता है ज़्यादा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो e की पावर -1 बाय n प्लस वन -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n, या सीधे ही अगर हम एक्सपैंड कर देते, सोचो वो ज़्यादा सही रहता, एक्सपेंशन ही कर लेते हैं सीधे। e की पावर -1 बाय n प्लस वन की एक्सपेंशन क्या होगी, e की पावर x की एक्सपेंशन बताओ पहले क्या होती है। 1 प्लस x बाई 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, e की पावर -x की क्या होती है, 1 - x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल।
माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ई की पावर एक्स में बस एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे तो आपको मिल जाती है इसकी एक्सपेंशन। तो इसकी एक्सपेंशन क्या बनेगी, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ब्ला 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 -1। ठीक है, n बाहर कॉमन है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एन बाई एन प्लस 1 प्लस, अब जो n मल्टीप्लाई हो रहा है ध्यान से देखो, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, अब वो क्या कर रहा है, n बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट जो भी आएगा n बाई n प्लस 1 का होल क्यूब होगा। यस और नो? हाँ। तो अब बताओ ये क्या लिमिट आएगी, अप टू सो ये चलता चला जाएगा इसी पैटर्न में, आगे 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 ये चीज 0 आ जाएगी लिमिट लगाने पर, क्योंकि नीचे पावर लीड ज्यादा कर रही है, नीचे स्क्वायर है ऊपर सिंगल पावर है, नीचे क्यूब है ऊपर सिंगल है, तो ये भी 0 आ जाएगी और ये लिमिट क्या आ जाएगी, -1। मैम 0 कैसे होगा? n बाई एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। इसको आसान तरीका क्या है निकालने का, कोई बताएगा जिसने पहले से कर रखा है, पहले की क्लासेस अटेंड की है? इसको देखते ही कैसे बताएं 0 आएगा? कौन सा मेथड इसमें हम अप्लाई करते थे, कुछ सी से शुरू होता था, कैचिंग द लीडर में। कैच द लीडर, एग्जैक्टली। जब पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल है तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक सिंपल सा काम, ऊपर वाला लीडिंग कोफिशिएंट कैच करो। लीडिंग मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री ऊपर 1 है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे हाईएस्ट डिग्री 2 है, 1 तो नहीं है, अब 2 है तो 2 का कोफिशिएंट कैच करो, वो है 1। मतलब कोफिशिएंट क्या, अब तो आपको पूरे पूरे लीडर कैच करने पड़ेंगे, कोफिशिएंट ही नहीं, पूरे लीडर ही कैच किया करो, उससे कोई भी गलती के चांसेस नहीं होते। तो लीडिंग जो पावर है वो पूरी कैच करो। तो ऊपर n है और नीचे क्या है, n स्क्वायर है। मान लो नीचे 2n स्क्वायर होता तो 2n स्क्वायर कैच करते हैं पूरा, ठीक है, और बाकी सब इग्नोर कर दो। ये बातें आपको कैसे समझ में आएंगी, जब आप मैनुअली सॉल्व करोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसकी लिमिट निकाल दो, ये लिमिट क्या आ जाएगी 1 बाय n तक, यानी कि 0। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊं, मनदीप ध्यान से देखो, 3n क्यूब प्लस 17n स्क्वायर माइनस 85 n की 4 27n माइनस 17 n की पावर 3। अगर कोई ये लिमिट निकालने को बोल दे तो आप लोग कैसे निकालोगे, ऊपर और नीचे से क्या करोगे, लीडर कैच करोगे। अब इतनी मुश्किल से लिमिट देखने में मुश्किल लगती है, आप पहले क्या करते थे, 1 बाय n की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे, या n की पावर 4 से डिवाइड करते थे, ये पुराने काम हो गए। अब आपको सिर्फ क्या करना है, लीडर कैच करना है। आंसर बताओ इसका, जिसको आता है। -3/17। और कोई, अभी तक कोई सही आंसर नहीं आया है। -3/17 मैम, नहीं और -84। हाँ, मैम इन्फिनिटी हो जाएगा तो। माइनस इंफिनिटी, इतने हाँ। एक्सरसाइज लेने के बाद भी इंफिनिटी बता रहे हो। हाँ मैम, -4, हाँ हम इसका कोफिशिएंट्स भी लेंगे ना, -85 बिल्कुल n पावर 4 बाय में -17 n क्यूब, एग्जैक्टली। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल होके पॉजिटिव आ जाएगा अच्छा ना, ठीक है, इंफिनिटी। ठीक है, हाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, मैंने ही गलत बताया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब ये कोफिशिएंट तो किसी काम के वैसे ही नहीं रहे, ऊपर n लीड कर रहा है तो लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब यही अगर 17n क्यूब की जगह ये हो जाता तो आंसर क्या आ जाता संजना? 5 मैम, 85/17 आ जाता। हाँ तो 5। लीडिंग पूरा लीड कैच करेंगे ना, उसके बाद कोफिशिएंट्स ऊपर और नीचे डिवाइड करोगे आप, ये आ जाता ना। हाँ तो मैम 5 तो। अच्छा ठीक है, इतनी मैथ्स अच्छी नहीं है मेरी, वो तो होगा, ये तो तुक्के से लग गया 17 और 85।
ठीक है ना? लेकिन वो जो हाँ इंफिनिटी ना प्लस इंफिनिटी होता है। हाँ, इंफिनिटी प्लस होता। मैम फिर इसकी तो पावर 4 थी और नीचे वाले की 3। 4 है पावर, नीचे वाले के ध्यान से देखो। मैम ये तो आपने अब की है ना। हाँ, अब की है। अब वाले का ही तो आंसर पूछ रही हूँ, पहले वाले का आंसर तो वो था ना, पहले में तो माइनस पहले वाले इंफिनिटी का होता है। इंफिनिटी था और अब वाले का 5 है। मैम लीडिंग कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री के ही तो होते हैं। हाँ, मैम पहले वाले का नेगेटिव इंफिनिटी गलत है। नेगेटिव इंफिनिटी, हाँ मैम। 1 मिनट। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो यहाँ -n³ + n² लिखा और नीचे n है या n² है या जो भी है नेगेटिव, तो करके भी देख सकते हो आप, इसको डिवाइड कर लो n³ से। -1 + 1/n -1/n। ठीक है, नेगेटिव इंफिनिटी ही आएगा। और मैंने क्या कर दिया था जब मैं आपको करा रही थी, शायद मैंने ये कर दिया था -17n³। मनदीप ने बीच में बोला और मैंने इनको कैंसिल कर दिया था, शायद कुछ ऐसा ही कर दिया था। हाँ हाँ ठीक है, वो गड़बड़ थी। ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। n⁴ वाला तो n⁴ वाले से ही कंपेयर होगा ना, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का। मान लो जैसे हमने यहाँ पर n² से n³ से डिवाइड किया ऊपर, तो ये -1 बचा और यहाँ पर 1/n और नीचे क्या किया 1/n। ठीक है, अब आप लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये बचेगा। वैसे तो सिंपली डिवाइड ही कर लो इसको, इतना वैसे मेहनत क्या है इसमें। 1 सेकेंड, n-1 इस केस में तो ये बन रहा है, प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। मैम जैसे ऊपर वाले में आपने n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाया -1 है। तो ये बन जाएगा -1 बाय में -1 प्लस इन्फिनिटी बाय -1 प्लस 0 बाय में इन्फिनिटी बन जाएगा मैम। अरे सिंपल बाय देखो, 0 -n² से इसको डिवाइड कर लो, ये -n² है, ये अलग अलग कर लो सब, ये n आएगा और ये आ जाएगा -1, n-1 ही बन रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, इन्फिनिटी ही आना चाहिए, बात तो ठीक है। अब जैसे यहाँ पे करोगे, उस क्वेश्चन को अगर छोड़ भी दो, यहाँ पे करोगे तो क्या करोगे, n⁴ से डिवाइड करोगे हर जगह। ठीक है, हाँ। n⁴ से डिवाइड करने पर ये 0, ये वाला भी 0, n⁴ डिवाइड करने पर ये -85, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0। ठीक है, अब तो ये -85/0 टाइप का आ रहा है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी। फिर से कंफ्यूज हो, आप सिंपली बस यही करो कि n⁴ से डिवाइड किया हर जगह तो, या n³ कॉमन ले लिया। n³ कॉमन लोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ये बन जाएगा 17/n -85n। ठीक है, नहीं तो फिर नीचे गड़बड़ हो जाती है। 27/n² -17 ये बचेगा, तो ये बच गया आपका 3 -85n। अब ये 3 माइनस इन्फिनिटी है और ये 0 -17 है। हाँ तो ठीक है, बस इन्फिनिटी ही आ रहा है आंसर, कोफिशिएंट्स कैंसिल तो होंगे ही, इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल नेगेटिव इंफिनिटी आएगा। कैसे? मैम वो कैचिंग द लीडर वाला सही नहीं होता है क्या? कैचिंग अगर द वो सही होता है तो अगर इसका नेगेटिव इंफिनिटी आना ही चाहिए। जैसे अगर
इन्फिनिटी की बात हम छोड़ भी दें, इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है -5n लेट से क्यूब है प्लस 4n है, ठीक है। अब इनके लीडर कैच करते हैं तो क्या करते हैं हम? -1/-5 होगा। -1/-5 करते हैं तो ये 1/5 आता है। और चलो उस केस में तो 0 ही आ जाएगा अगर ऊपर छोटा होगा तो। कुछ चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कई बार। मैम इसमें गड़बड़ क्या हो रही है? नेगेटिव इन्फिनिटी गलत क्यों लग रहा है? नेगेटिव इन्फिनिटी गलत क्यों लग रहा है? इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। नेगेटिव इन्फिनिटी मैम। हाँ, नेगेटिव इसका क्या इन्फिनिटी। आएगा? इसका आंसर बताओ। इसका भी नेगेटिव इन्फिनिटी मैम। इसका आंसर n², इंफिनिटी आएगा मैम। n आएगा ये, और ये आ जाएगा हाँ। -5/n। तो अब इन्फिनिटी नहीं आ रहा। मैं सिर्फ डिवीजन करने को कह रही हूँ, मैं कोई लीडर कैच करने को नहीं कह रही संजना। मैं सिर्फ सिंपल डिवीजन से पूछ रही हूँ आपको। ये क्या आएगा? ये n आ जाएगा और ये -5/n, तो आंसर इन्फिनिटी आया ना। लीडिंग कोफिशिएंट्स, ऊपर और नीचे के जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कैच होंगे। ये नहीं है कि ऊपर n³ का है तो नीचे n³ का ही होना चाहिए। ये बात समझने वाली है। ऊपर 1n³ है नीचे 2 है तो ठीक है, इस तरीके से कंपेयर हम करेंगे। बट अगर ऊपर n³ पड़ा है नीचे n⁴ पड़ा है, ऐसे कुछ पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसका 2 ले लेते हैं। और मान लो जैसे लीडिंग पावर्स ले ली हमने, तो अब जो भी कॉमन है एक बार उसको कैंसिल कर दो। सबसे पहला काम हमारा ये हो जाता है। तो n³ है और नीचे से n³ दोनों में से कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो, तो ये अल्टीमेटली क्या बचता है? 2/n। तो ये 0 को कन्वर्ज करता है। अब यही अगर -2n³ अपॉन n⁴ होता तो हम क्या करते? तो भी हम यही काम करते, n³ हटाते पहले तो -2/n हो जाता। ये तो चलो इस केस में 0 ही बनेगा, -0 बने या 0 बने। अब इसी का उल्टा हो जाता अगर -2n⁴/n³, तो हम क्या करते संजना? ये -2/n इस तरीके का लिख देते, सॉरी -2n ये आता और ये -इन्फिनिटी हो जाता। तो आपको समझ में आ रहा है इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर नीचे माइनस होता तो क्या हो जाता? ये +इन्फिनिटी आ जाता। तो चाहे वो पावर सेम है कि नहीं है, वो 4 पावर है या 3 पावर है, चाहे वो सेम ना भी हो तब भी उनका इफेक्ट पड़ रहा है ना कैंसिलेशन में। सिंपल मैथ करने को बोल रही हूँ, कोई कैच द लीडर मत सोचो इस बारे में। तब बस आपको क्लियर हुआ? मनदीप? हाँ मैम। क्या बात है, मेरी आवाज लेट पहुंच रही है, आप लोगों की आवाज लेट आ रही है। संजना बताओ कहाँ पे डाउट रह गया आपको? ठीक है मैम, मैं बाद में देखूंगी डिटेल में। बाद में देखो, चलो देख लेना, वो तो अपने पर्सनल लेवल पे देखना ही पड़ेगा अगर कुछ डाउट आ रहा है तो। बाकी यही चीज़ है, सिंपल डिवीजन करके ट्राई करना। ठीक है ठीक है, मैम। तो राबीज से भी हमने कर लिया, राबीज भी ठीक है, कई बार काम आ जाता है। गॉस टेस्ट में जो हम गलती कर रहे थे वो ये थी कि जैसे गॉस टेस्ट जब आप अप्लाई करते हो ना, तो ये जो जैसे e⁻⁻1/n+1 आ रहा था, ये चीज़ आ रही थी, कहाँ गया ये un/un+1, इसको हमें सीरीज फॉर्म में लिखना होता है। तो जब हम इसको सीरीज फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है 1+1/n+1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, वैसे प्लस तो नहीं आ रहा, माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा, 1/n+1 होल स्क्वायर
-1/3 फैक्टोरियल 1/n+1 होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो रहा है, ये जो टर्म्स है शुरुआत की ये मेन होती है। जैसे अच्छा इसमें एक और बात थी, ठीक है ठीक है, देखो n की जगह n+1 n+2 इस तरीके की चीजें तो चलेंगी। बात आती है यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज की। जैसे गॉस टेस्ट क्या कहता है, इस टाइप का कुछ होना चाहिए आपके पास, अल्फा प्लस बीटा बाय एन प्लस गामा बाय एन की पावर पी, वेयर पी इज ग्रेटर देन 1 और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो इससे हायर ऑर्डर की टर्म्स होती है ये इग्नोर कर दी जाती है। अगर ऐसा कुछ आता है कि इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म का आ रहा है, यहाँ पे तो उन्होंने फाइनाइट टाइप का दे रखा है, अगर इनफाइनाइट टाइप का आता है तो ये चीज़ें, ये टर्म्स जो होती है इग्नोर की जाती है। तो हमारा फाइनली कुछ इस तरीके का बचेगा। गॉस टेस्ट में जो हमें चेकिंग करनी है वो इन टर्म्स पे करनी है। अब यहाँ पे अल्फा हमारा 1 आ रहा है और बीटा क्या आ रहा है, अल्फा ये है और बीटा ये है, बीटा भी -1 आ रहा है। गॉस टेस्ट कहता था अल्फा इक्वल टू 1 में अगर दो केसेस बन रहे हैं, क्या क्या बन सकता है, या तो बीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है या बीटा ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो बीटा ग्रेटर देन 1 मतलब कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट आ जाएगा। और सेम चीज हमने यहाँ पर भी देखी थी, अभी हमने राबीज टेस्ट लगाया था जब, तो राबीज टेस्ट से भी आपने ऑब्जर्व किया डाइवर्जेंट, इससे भी ऑब्जर्व किया डाइवर्जेंट। अच्छा अजीब सी बात है, थोड़ी सी मतलब ऑब्जर्वेशनल सी बात है कि 1/e⁴n जब सीरीज लिखी जाती है तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। लेकिन यही सीरीज अगर 1/e⁴ ये वाली बन गई जिसको अभी हमने चेक किया, ये सीरीज तो एक्चुअली ये थी ना, ये वाली सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो बस यही बता रही थी, ऑब्जर्वेशन की बात है। अब ई की जगह कुछ भी हो जाता, मान लो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसा डायरेक्ट सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप डायरेक्टली उनको बता सकते हो ये तो डाइवर्ज करता है। ठीक है, और यही अगर कुछ ऐसा दे दिया गया होता तो क्या करते आप, e⁴ 1+1/2 प्लस डॉट 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 1/n, ये वाली सीरीज के बारे में जल्दी से बताएंगे आप, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। एक गड़बड़ कर दिया हमने, e⁴ नेगेटिव 1/n+1 नहीं आएगा यहाँ पर, e⁴ 1/n+1 आएगा। आंसर तो खैर वही आएगा, यहाँ पर un/un+1 करने से e⁴ 1/n+1 आना चाहिए। करके देख लेना, ध्यान से देखो, e⁴ 1/n+1 आएगा un/un+1 करके, ये करके देख लेना आप चाहे, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ये करने के बाद बीटा 1 आ रहा है हमारा, बीटा इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट होती है, इसलिए आंसर डाइवर्जेंट ही आ जाएगा। यहाँ पर भी राबीज टेस्ट लगाते टाइम प्लस प्लस आएगा सब कुछ, +1 डाइवर्जेंट। बताओ, बहुत आसान आंसर था इसका, अभी तक बताया नहीं है किसी ने।
कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट आ रहा है किसी का, और भी कोई आंसर दे। अच्छा ये बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा? एन बड़ा कि ये बड़ा? ये तो अच्छा सवाल है, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। एन बड़ा मैम। एन बड़ा है। एन बड़ा है? हाँ। वन को हाफ। बड़ा या इक्वल टू कह सकते हैं। इंडक्शन से प्रूव भी कर सकते हैं, वैसे ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है एन बड़ा होगा, लेकिन कुछ टर्म्स तक ही होगा, आगे जाके प्रॉब्लम आएगी इसमें, जैसे 500। सकता है इसमें इंडक्शन से प्रूव किया जा सकता है। चलो इसको करके देखना एक बार, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसका आंसर क्या आया? मनदीप और संजना आपने बताया नहीं अभी तक। क्या डिस्कस कराऊं? क्या हुआ नहीं किसी का ये वाला? तपस आपने कैसे किया है? वो जो गॉस टेस्ट था वो तो डाइवर्ज किया था, 1/, था। तो ये तो 1/, नहीं है, तो ये तो कन्वर्ज होगा। 1/n है तो कन्वर्ज होगा। ये हाँ। किसने कहा कि रेसिप्रोकल है तो कन्वर्ज करता है? मैंने जो नहीं पढ़ाया उससे ज्यादा पढ़ लिया तपस ने तो। मैंने कब पढ़ाया है ऐसा कि an कन्वर्जेंट है तो 1/n डाइवर्जेंट होगी, या उसका रेसिप्रोकल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, इसका रेसिप्रोकल तो कन्वर्जेंट होना चाहिए फिर, राइट? डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है। रेसिप्रोकल से कुछ उस तरीके से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है कहाँ पे पड़ता है वो मैं बताऊंगी। रेसिप्रोकल से तब फर्क पड़ता है, देखो एक तरीके से आप समझ सकते हो, जब लिमिट जो है an/an+1 की 1 के अलावा कुछ और आ रही हो, जैसे 1 से 1 से बड़ी आ रही हो एक तरीके से, या 1 से छोटी आ रही हो, मतलब नॉट इक्वल टू 1 आ रही हो, तब फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें तो 1 आ रही है इसलिए प्रॉब्लम आई। अगर मैं an को, और वो भी नेसेसरी कंडीशन है, मतलब इफ एंड ओनली इफ तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। देखो n² डाइवर्जेंट है बट इसका जो रेसिप्रोकल है वो कन्वर्जेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब ये ध्यान रखना, आपके दिमाग में जो डाउट था वो भी निकल गया कि अब देखो इसकी लिमिट की वैल्यू तो an/n+1 की, सॉरी an/n+1 की वैल्यू तो 1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या, इसके लिए होल्ड नहीं करना चाहिए। देखो इसका कन्वर्स, तो जो इसका रेसिप्रोकल है वो तो कन्वर्ज कर रहा है और ये खुद डाइवर्ज कर रहा है। तो मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व जरूर करोगे। जैसे इस टाइप के बिहेवियर्स अगर हम नोटिस करें, जैसे कि 2 की पावर n है और नीचे n फैक्टोरियल है, तो कौन सा किसको डोमिनेट कर रहा है? अब यहाँ पे नीचे वाला डोमिनेट कर रहा है, तो आप ऑब्जर्व ये करोगे कि अब क्योंकि नीचे वाला डोमिनेट कर रहा है तो ये लिमिट पहले तो 0 आएगी, nth टर्म की लिमिट 0 आएगी, फिर आप रेशियो टेस्ट लगाओगे, रेशियो टेस्ट से ये क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से
ये मैंने खुद से ऑब्जर्व की हैं चीज़ें। अब मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन ले सकती हूँ कि अगर मैं ये वाली सीरीज लूँगी तो वो पक्का 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 डाइवर्ज करेगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसकी लिमिट की वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी, इन्फिनिटी समथिंग आएगी। और आप इस पर रेशो टेस्ट लगाओगे तो जैसे कि वहाँ पर an/an+1 की लिमिट ग्रेटर देन 1 आ रही थी, यहाँ पे an/an+1 की लिमिट लेस देन 1 आएगी। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन तो आप ले सकते हो, तपस वहां पर जो आप बात कर रहे हो वो गलत है। ये बात क्लियर हुई सबको? आप लोग चले कहाँ गए हो? हाँ मैम। यस मैम। तो फिर आंसर बताओ ना। यस मैम, क्लास में हो तो इसका आंसर बताओ। इतना आसान क्वेश्चन दिया है, सेम पैटर्न से क्वेश्चन करना था, कुछ उसमें रेशो वेशो भी नहीं लगाना था, मतलब रेशो चेक तो करनी थी ऑब्वियसली। मैंने जो ऊपर क्वेश्चन में गलती बताई थी वो आपको ऑब्जर्व कर लेनी थी। ऊपर वाला क्वेश्चन ये था, पहले जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही थी वो ये था, करते करते मैंने ऑब्जर्व कर लिया, नहीं तो ये ऑब्जर्व भी ना हो पाता। मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे इसमें गलती पता चल गई। un+1 क्या आता? 1+12 प्लस डॉट 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 1/n+1। और un/un+1 क्या आ रहा है? 1/e⁻1 + 12 प्लस डॉट 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 1/n। और ऊपर आ रहा है e⁻1 + 12 प्लस डॉट 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 1/n प्लस 1/n+1। ये क्या आ रहा है? e⁻1/n+1। ये क्या आ रहा है? e⁻1/n+1 आ रहा है। और मैं अभी तक आपको e⁻1/n+1 लिखवा रही थी पहली बार। अब जो मैंने आपको सीरीज दी है उसका ऑब्जर्वेशन भी आप सेम चीज से ले सकते हो। इसकी एक्सपेंशन करते गॉस टेस्ट के लिए तो मैम, क्या था? हाँ, ये अब तो एक अपने पर माइनस होगा ना, माइनस होगा। नीचे नीचे में un+1 है तो नीचे में u e⁻1 un + 1/2 प्लस डॉट un डॉट ये है 1/n। ना, देखो un ये है, जो पुराना क्वेश्चन था मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है। अभी तो क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो मैं डिस्कस कराऊंगी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया। बताओ मनदीप क्या कह रहे थे? मैम हो गया क्लियर। हो गया क्लियर ना? अब उसी क्वेश्चन की हेल्प से ये करना है। an/an+1 अब इसमें निकालोगे तो आएगा e⁻1 और इसकी जब एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ 1/-1/n+1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब बीटा की वैल्यू इस केस में तो -1 आ रही है, और इस केस में जो बीटा की वैल्यू है वो क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो इस केस में आ रहा है बीटा 1, उस केस में आ रहा है बीटा -1। दोनों केसेस में बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, इसीलिए दोनों केसेस में सीरीज विल डाइवर्ज। ये बात है पल्ले पड़ने वाली, ठीक है चंगा सी? यस मैम। ठीक है, मतलब आज हम थोड़ा सा डीप में गए चीज़ों के, पर हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई। और ये पीएमआई से आपको प्रूव करके लाना है, ऊपर जो मैंने आपसे पूछा था कि मैंने कहीं किसी मैम स्टैंडर्ड बुक में कभी देखा था। हाँ संजना। मैम ये ऐसे हो सकता है 1/2 भी 1 से लेस है और 1/3 भी 1 से लेस है, ये सारे 1 से लेस हैं तो उससे। ये n टर्म्स है और ये सारी 1 से लेस है, लेस देन इक्वल हाँ टू 1 मैम। है। हाँ वेरी गुड। 1 1/2 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है ना? अब ये तो n ही है हमारा, तो इससे लेस हो गया। कभी ये यूज़ करना पड़ सकता है आपको, इसलिए मैं बता रही थी। जैसे e की पावर में करके यूज़ करोगे तो यहाँ से, हाँ एक ऑब्जर्वेशन ऐसा ले सकते हो आप। अब वैसे इसका कोई खास यूज़ नहीं है लेकिन ले सकते हो। अब ये वाली सीरीज़ की अगर मुझे बात करनी है तो इस सीरीज़ के बारे में तो मैं जानती हूँ डाइवर्जेंट, तो कंपैरिजन टेस्ट से अगर e की पावर n को डाइवर्जेंट बोलना है तो आप बोल सकते हो यहाँ से e की पावर n हो, 2 की पावर n हो, 5 की पावर हो, जो भी हो, मतलब e की बजाय कुछ भी हो अगर यहाँ पर, तो
कंपैरिजन टेस्ट से आप क्या बोल सकते हो, ये वाली डाइवर्जेंट हमने शो कर दी, वो वाली भी हो जाएगी, बट एक्चुअली आप जानते हो कि उस वाली को कैसे हैंडल करना है, वो तो बहुत ईजी है हैंडल करना, असल में प्रॉब्लम तो इसी में आ रही है, ठीक है। बट ऐसे ही करते करते ये चीज़ दिमाग में आ गई तो आपको रिजल्ट भी बता दिया। अब अल्टरनेटिंग सीरीज का टॉपिक करते हैं यहाँ पर। नहीं, अल्टरनेटिंग नहीं, कॉशी कंडेंसेशन आपको अभी कराना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, 2 टेस्ट आपको भी और कराने, कॉशी कंडेंसेशन और एक होता है अपना ये दोनों टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक कॉशी इंटीग्रल है और कॉशी कंडेंसेशन है। ये बोलता है कि अगर कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, ए एन डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर्स की, तो समेशन ए एन एन समेशन ए टू रेज टू पावर एन इंटू टू रेज टू पावर एन, ये जो सीरीज है, अब ये क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया, एन की बजाय टू रेज टू पावर एन रिप्लेस कर दिया एन को एन से। अब इससे फायदा क्या होगा ये आप समझ जाओगे, किस टाइप की सीरीज में फायदा होगा ये भी समझ जाओगे। ए एन अगर हमें निकालनी है तो हम इसको जज कर लेंगे। अब आप सोचोगे कि इसको जज क्यों करें, ये तो ज़्यादा मुश्किल लग रही है देखने में, पर ऐसा नहीं है। कुछ सीरीज ऐसी होंगी जो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इजी बनेगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ए एन अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो समेशन ए एन वाली सीरीज इसकी तरह बिहेव करेगी, मतलब कि दोनों का बिहेवियर सेम होगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। मैम स्टार्टिंग से बताना दोबारा। ए एन अगर कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है अगर, देन ये और ये दोनों का बिहेवियर सेम होता है। एग्जाम्पल से बताऊंगी तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। निकालना तो हमें ए एन का होगा, पर हम इसका निकाल के कॉपी कर लेंगे दोनों का, क्योंकि दोनों का बिहेवियर इस केस में सेम हो जाएगा। अगर ए एन, बस शर्त इतनी है कि ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स होनी चाहिए, नहीं तो ये लगा नहीं पाओगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं, मनदीप? यस मैम। ये है सीरीज, इस सीरीज में अब लॉग दे रखा है। जब सीरीज में लॉग हो तो उसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे चलो आपको नहीं बताया मैंने कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे पहले ये बताओ। कुछ नहीं आता आपको, मतलब आता सब कुछ है। आज की क्लास से पहले पहले अगर हम इस क्वेश्चन को करते तो कैसे करते ये कन्वर्जेंस। 2 मिनट दिए जा रहे हैं आपको। मैम ऊपर log n है, नीचे n है, पॉलिनोमियल है। हाँ तो ये डोमिनेट करेगा ऊपर वाले को। ठीक है, तो आपके पास रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं। कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन, लिमिट चेक करने वाले, मैम रूट टेस्ट रूट टेस्ट आपने लगाया तो क्या हुआ, ए एन बाय ए एन प्लस 1, हाँ तो ये तो 1 आ जाएगी लिमिट,
लॉग एन बाय लॉग एन प्लस वन वाली लिमिट कैसे निकालोगे? इसमें भी आप क्या करोगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो वन बाय हाँ एन, वन बाय डेंस एन प्लस वन, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। ये आ जाएगा एन प्लस वन बाय एन, ये लिमिट वन आ जाएगी, टेस्ट फेल हो जाएगा। अब ऐसे जब टेस्ट फेल मैम होते हैं तभी कॉशी कंडेंसेशन काम आता है। हाँ जब लोग दिखे आपने बोला था कि लोगारिथमिक टेस्ट भी लगा के देखो। नहीं नहीं, लॉग दिखे तब मत लगा के देखो, मैंने बोल दिया था, बट कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें अगर आप लगाओगे। कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं क्या? देखो 90% क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट से ही होंगे। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए कंपैरिजन टेस्ट की। ये टेस्ट तो बस लगाने होते हैं, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट में सोचना होता है। लगाने को तो मैं अभी लगवा देती कॉफी कंडेंसेशन, लेकिन फायदा नहीं होगा ना अगर मैं सीधे लगवा दूँ। संजना तो गायब ही हो गई। मेरी हैंड राइटिंग में अच्छी करने की कोशिश करूँगी। मैम कंपेयर किससे करना है, लॉगिन से? तो आप देखो कंपेयर किससे करना है, यही तो मेन टास्क है। इससे कर सकते हो या कुछ ऐसा, वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एन क्यूब। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। वो एक्सरसाइज दी थी मैंने अभी, सेट जो दिया था लेटेस्ट, वो वाला कर लिया सबने? नहीं किया तो कर लो मंडे तक, टेस्ट के बाद अपना कर लेना, सीक्वेंस के टेस्ट के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन बाय एन से कंपेयर कर सकते हो वही आप लोग, अभी तक किया नहीं किसी ने। अगर आप वन बाय एन से कंपेयर कर लोगे, लिमिट कंपैरिजन भी लगा लो, अगर सिंपल कंपैरिजन ना भी लगाओ, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी लिमिट। इससे पता चलेगा आपको कि ये वाला डोमिनेट कर रहा है वन बाय एन को, मतलब कहीं ना कहीं बड़ा है ये। तो ये तो डाइवर्जेंट है, तो ये भी डाइवर्जेंट नहीं हो जाएगा? और ऐसे भी सोच सकते थे कि log n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू e, 3 बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो? मैम log n by n से ग्रेटर होगा 1 by n। से लेस होगा 1 बाय n। यहाँ पे क्या है सिंबल, log n बाय n से 1 बाय n छोटा है, छोटा। log n बड़ा हो जाता है ना एक पॉइंट के बाद 1 से, देखो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे 0 है, फिर मैम यहाँ पे 1 है, उसके बाद सारे नंबर्स के लिए बड़ा होता चला जा रहा है। बताइए। ओके मैम। शुरुआत में नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ नेचुरल नंबर्स के बाद, जैसे log e1 होता है, ई बेस का लॉग ही हम कंसिडर करते हैं नेचुरली। अब वो कौन से बेस होंगे वो सब बातें भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अलग अलग बेसेस होते हैं, लेकिन ई बेस का जनरली कंसिडर करेंगे तो log e1 होगा। और ई के बाद जितने नंबर्स हैं, हमें तो नेचुरल देखना है, तो ई के बाद नेचुरल तो 3 आता है, इसलिए मैंने फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख दिया। इवन इफ आपको पता नहीं है वो कौन सा नंबर है, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जैसे अब लिमिट कंपैरिजन करेंगे तो हमें आइडिया लग ही जाएगा।
तो कोशिश किया करो लिमिट कंपैरिजन लगाते टाइम एक बात दिमाग में रख के कि हम एक इस वाली सीरीज से कंपेयर कर ले, एक इस वाली से कंपेयर कर ले, कहीं ना कहीं से आंसर तो निकल ही जाएगा, नहीं तो आइडिया तो लग ही जाएगा कि किस सीरीज से हमें कंपेयर करना चाहिए। एक कन्वर्जेंट से करके देख लिया करो, एक डाइवर्जेंट से, एक में नो कंक्लूजन मिलेगा, एक में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कॉची कंडेंसेशन लगाएंगे तो क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं है, बस समेशन ए एन को हमें किस में चेंज करना है, समेशन 2 रेज़ टू पावर n a 2 रेज़ टू पावर n, ये क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, a 2 रेज़ टू पावर n क्या बनेगा, a n तो था हमारा log n बाय n था ना, तो log n बाय n, अब ये तो कैंसिल ही हो गया, ये बन गया n log 2। क्या इतना मुश्किल है इस सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करना? बताइए। नो मैम। ये तो डाइवर्ज किया। ये तो डाइवर्जेंट है सिंपली, तो वो भी डाइवर्जेंट हो गया। ऊपर वाले टेस्ट कंपैरिजन से भी डाइवर्जेंट आ रहा था, तो बस यही करना था हमें। तो क्वेश्चन को 3-4 तरीकों से सोचो, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए आपका, आसान है ये टॉपिक। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 2-3 इसमें एक्सरसाइज में, आप ट्राई कर लेना जब आप नोट्स पढ़ोगे तो। अब जैसे ये है, एक बार इसको देख लेते हैं 1 बाय, अच्छा सॉरी मैंने कॉची कंडेंसेशन लगा तो दिया, आप लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं कि लगा कैसे दिया। ए एन तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए था, हमारा ए एन ये था log n बाय n, तो या तो आप प्रूव करो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वो प्रूव करने का, प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल दें। डेरिवेटिव निकालेंगे तो n एज इट इज log n का 1 बाय n माइनस log n एज इट इज n का 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस log n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब 1 माइनस log n, अभी मैंने आपको बताया था log n कभी ना कभी, एक और गड़बड़ है यहाँ पे, हाँ ठीक है चल जाएगा, हाँ ठीक है। देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में अब यहाँ पे एक बात आपको दिमाग में क्लियर करनी पड़ेगी। 1 माइनस log n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बाद लेस देन इक्वल टू 0 होगा, उससे पहले ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। बट मोनोटोनिसिटी तो यहाँ पर चेक होती थी, an शुड बी लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 या फिर an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू an, ये चीज होनी चाहिए थी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो ये तो मोनोटोनिक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना ये मोनोटोनिक असल में। बताओ। मैम डेरिवेटिव से कैसे चेक कर रहे हो मोनोटोनिसिटी? डेरिवेटिव से चेक करते नहीं है, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल x तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और अगर यही डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल x तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जहां पर भी जिसमें इंटरवल में हो गया, किसी I1 में अगर ये हो गया तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन I1, और अगर वो I2 में हो गया तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन I2। बचपन में करते थे हम, आप लोगों का बचपन निकल गया शायद, आप इसलिए भूल गए हो। 12th क्लास में हमने किया था, और अभी कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर आएगा तब भी हम करेंगे, चिंता मत करो। तब तक के लिए इसको समझ लो, याद कर लो, ठीक है।
करते हैं बच्चे। पैसे तो नहीं लगते ना माइक ऑन करने के? नो मैम। अच्छा ठीक है, मेरा तो फ्री है इसलिए मैं बोलती रहती हूँ, आप लोगों के पैसे लगते हैं ऐसा लगता है, आप लोग बोलते ही नहीं हो। तो ठीक है, ये कर लो तब तक के लिए, मैं कराऊंगी कॉन्टिन्यूटी में। तो अब ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो रहा है, और ये फॉर ऑल एन होता है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब यही है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखो तो अपनी सीरीज को 3 से स्टार्ट कर दो। सीरीज को 3 से स्टार्ट कर दिया, ये वाली सीरीज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इस वाली सीरीज पे मैंने कॉशी कंडेंसेशन लगाया, और कंडेंसेशन लगाने के बाद मुझे ये डाइवर्जेंट मिलती है। इतना तो मैं लिख सकती हूँ ना, 3 के बाद से तो मैं लिख सकती हूँ, 1 2 की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन इतना तो मैं लिख सकती हूँ। अगर ये मुझे अलाउड है तो मैं आगे 1 2 बातें और बता देती हूँ आपको। जो मैम फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 3 है, वो तो 3 कैसे हुआ? ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना इसके बाद, इसके बाद नहीं के मैम, लिए। टू की जो नहीं हुआ। टू क्यों नहीं हुआ? ये तो मैंने अभी आपको बताया था। ए एन का डेरिवेटिव 1 माइनस लॉग एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आ रहा है ना, तो लॉग ई क्या होता है? 1 होता है। हाँ अगर एन ग्रेटर देन ई होगा तो लॉग एन भी ग्रेटर देन लॉग ई होगा। लॉग ई होता है 1, तो log n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि log फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको अभी ग्राफ से बताया था ना, log 1 पे 0 होता है, e पे 1 हो जाता है, और उसके बाद बढ़ता चला जाता है। तो अगर एक बार 1 हो गया तो उसके बाद बढ़ता ही चला जाएगा। तो हाँ इसीलिए, हाँ, इसीलिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के e के लिए log n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। बट आपको नेचुरल्स में रहकर बात करनी है, e तो कोई नेचुरल नहीं है। नेचुरल में रहकर इस बात को कैसे समझा जा सकता है? ऐसे समझा जा सकता है कि ई से जस्ट नेक्स्ट जो अपना नेचुरल है उस पर बात कर लेते हैं। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लॉग एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या log 3 लिख लो। log 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log e, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है वैसे तो log e से, और log e 1 हो गया, तो log n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो गया फॉर ऑल n। तो इसका मतलब log n बड़ा 1 छोटा, तो 1 छोटा, छोटे में से बड़ा माइनस लेस देन इक्वल टू 0, an डैश लेस देन इक्वल टू 0 आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 3 के बाद में ये सब चीजें होल्ड हो रही हैं। तो अब जो सीरीज बनाएंगे 3 के बाद से, वो सीरीज तो सारी चीजों को फॉलो करेगी, वो एमडी भी हो जाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और उसमें कॉशी कंडेंसेशन भी अप्लाई हो जाएगा, जो कि हमें बता रहा था कि सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब आप लोग कहोगे क्वेश्चन में तो समीशन एन 1 से दे रखा था, मैंने तो 3 से बता दिया। अब जो 2 टर्म्स बची हैं सिर्फ उन्हीं का घपला है। जब मैंने आपको सीरीज स्टार्ट कराया था तो मैंने 1 2 बातें कही थी आपसे। मैंने कहा था कि कोई सीरीज ले ली जाए, अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो उसके अंदर में 3 ऑपरेशन लिए जाते थे, 4 लिए जाते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ओमिशन और अल्ट्रेशन। किसी भी सीरीज में कुछ टर्म्स ऐड कर देने से, या सब्ट्रैक्ट कर देने से, या ओमिट यानी गायब कर देने से, या अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मतलब चेंज कर देने से, कुछ टर्म्स चेंज कर दी, ये सब करने से सीरीज की कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो इसमें अगर 2 टर्म्स और ऐड कर दूं तो ये सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि मैंने कहा एडिशन ऑफ टर्म्स के लिए भी ये होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी। तो मेन पूरा लॉजिक लगाकर अगर इस क्वेश्चन को किया जाए तो ये है वो लॉजिक। मुझे बताओ कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, यह पूरी तरीके से क्लियर है?
क्लियर है मैम। मनदीप क्लियर है? हो सकता है आपको कुछ डाउट आए क्योंकि आपने वो पुराना ओमिशन अल्ट्रेशन नहीं पढ़ा था। क्लियर है मैम। ठीक है। किसी भी सीरीज में हम कुछ टर्म्स ऐड भी कर सकते हैं, कुछ टर्म माइनस भी कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और अल्टर भी कर सकते हैं, मतलब कुछ उठाई और निकाल दी और कुछ दूसरी डाल दी उनकी जगह, और कुछ ओमिट भी कर सकते हैं, मतलब निकाल के बाहर भी डाल सकते हैं। तो ये सब काम हम कर सकते हैं। कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है। 1/log n की पावर p। चलो इसको घर से ही ट्राई करना, होमवर्क है, 2-3 क्वेश्चन नोट्स में देख लेना, वो सब होमवर्क है, मैं अभी नोट अपलोड कर दूंगी। नोट्स नहीं, मैं आपको क्वेश्चन ही अलग से सेंड कर दूंगी, नोट्स में तो दे ही रखे हैं, इस क्वेश्चंस को अलग से ग्रुप में सेंड करूंगी, इनको ट्राई करना, 2-3 है। जो बेस्ट मेथड लगे उनसे ट्राई करना, ज़रूरी नहीं है अभी जो लेटेस्ट में कराया है उसी से करना है, या जो आपको फेवरेट लग रहा है उससे करना है। आपको जिससे इजी लगे, जिससे छोटा लगे, उस मेथड से आपको ट्राई करना है। एक और टेस्ट है कॉची इंटीग्रल टेस्ट, उस पर आ जाते हैं एक बार के लिए। कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है? अगर कोई नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स पहली बात तो नॉन नेगेटिव है, दूसरी बात मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए फिर से, तो तीसरी बात इंटीग्रेबल होना चाहिए फंक्शन, ऐसा फंक्शन हो जिसको इंटीग्रेबल हो, इंटीग्रेशन किया जा सके, तभी तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे। और ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि एफ एन इज इक्वल टू ए एन, मतलब जो आपकी समेशन ए एन दे रखी हो, ये ए एन ही जाके एफ एक्स बने। कैसे? ए एन को एफ एन से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि अगर हमारी सीरीज n² + 1/n कुछ ऐसी सीरीज है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? x² + 1/x, मतलब सीरीज की nth टर्म को ही फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो जो सीरीज होती है, रिजल्ट कहता है, तो जो सीरीज होती है समेशन an, और जो सीक्वेंस होता है in, ये क्या करते हैं? साथ में ही डाइवर्ज करते हैं, साथ में ही कन्वर्ज करते हैं। लेमडा कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, 1 या 1 से बड़ी, वैसे 1 भी होना जरूरी नहीं है, बट लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही लिखो। चलो, इस सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करना है? लेमडा से n तक फंक्शन, और ये जो सीरीज है, इस सीरीज को आपको जज करना है, पूछा गया है, लेकिन आपको इंटीग्रल आसान लग रहा है निकालना, तो इसको फाइंड आउट करो, यहाँ से चेक करो, और यहाँ से बता दो कि इनका बिहेवियर सेम है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लो ऐसा कोई है सीक्वेंस, अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत ही हो सकती है आपके लिए, मोनोटोनिसिटी चेक करना, लेकिन मोनोटोनिसिटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर हम 2 टेस्ट लगा के देखेंगे, इंटीग्रल टेस्ट भी लगाएंगे और कंडेंसेशन भी लगाएंगे, देखते हैं हमें किस में इजी पड़ता है। देखो, मैं अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करूं तो मुझे दोनों में चेक करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ एक चीज। log n की पावर p, इसको या तो डेरिवेटिव करके निकाल लेना, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो n इंटू लॉग एन की पावर p। अब देखो log n की कुछ ना कुछ पॉजिटिव पावर हो रही है, पॉजिटिव पावर, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, इसको आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए चेक कर सकते हो।
कैसे चेक कर सकते हो? डेरिवेटिव लेके कर सकते हो, एन एज इट इज, उसका p इंटू लॉग एन की पावर p माइनस 1 इंटू 1/n प्लस लॉग एन की पावर p। कर लेना चेक इसको, ये आ जाएगा np log n, सॉरी np नहीं आएगा, p log n प्लस 1 और बाहर log n की पावर p माइनस 1। ठीक है, वैसे तो log n पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी नेगेटिव भी हो सकता है log n, पर यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं किसी न किसी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 m के लिए log n कभी ना कभी पॉजिटिव होगा। p तो पॉजिटिव है ही, प्लस 1 कर रहे हो तो पॉजिटिव 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 सब कुछ पॉजिटिव। इधर log n को हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि वो पॉजिटिव रहे और फिर उसकी कुछ भी पावर कर देंगे, एक्सपोनेंट कर देंगे, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? मतलब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m ये पॉजिटिव आएगा, मतलब कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये भी ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये तभी होता है इफ एंड ओनली इफ 1/fx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये आप नोट कर सकते हो। फिर हम कॉशी कंडेंसेशन पे आएंगे, क्योंकि मोनोटोनिसिटी तो हमने चेक कर ही ली है, ओरिजिनल फंक्शन की मोनोटोनिसिटी है डिक्रीजिंग, और कॉशी इंटीग्रल भी लग सकता है और कॉशी कंडेंसेशन भी इस पे लग सकता है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ मैम। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग जैसे थक जाते हो ना, मतलब वो वाला हाल हो जाता है आपको। 1/n log n की पावर p, ये an था, तो कॉशी कंडेंसेशन लगाओ, क्या होगा उसमें? उसमें आपको ये निकालना है, 2n से मल्टीप्लाई, 2n log 2n p, ये कट जाएगा। अब ये आ जाएगा 1/n की पावर p और log 2 की पावर p बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम। ये log 2n क्या बन जाएगा? n log 2। अब ये कब कन्वर्ज करेगा, कब नहीं करेगा, आप भली बात ही जानते हैं। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट आएगा। कब आएगा कन्वर्जेंट? p ग्रेटर देन 1 तो है। p ग्रेटर देन 0 है, 1 किसने कहा? ध्यान से देखो, p ग्रेटर देन 0 था ये, हाँ हाँ। तो बस p ग्रेटर देन 0 है तो केसेस बना लो, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। अब इस पे आप इंटीग्रल टेस्ट भी लगा लो। इंटीग्रल टेस्ट कैसे लगाएंगे? बस इंटीग्रेट करना होगा हमें किसी न किसी लैम्डा से लेकर n तक 1/n log n की पावर p को इंटीग्रेट करना है हमें, नो बिग टास्क। क्या करेंगे? log x को t पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये क्या बन जाएगा हमारा? log लैम्डा। अब क्योंकि देखो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अब कहाँ आएगा आपके? आप 1 से छोटा लेते तो log डिफाइंड ही ना होता, log तो पॉजिटिव पे डिफाइंड होता है, तो log 1 मतलब log ऑफ, सॉरी मतलब समथिंग काम कर जाता, लेकिन वही बात है कि नेगेटिव आता। मान लो आपने लैम्डा को 1 लिया होता तो यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए log लैम्डा ही लिख लो, क्या पता हमें 0 कन्वीनियंट ना हो पाए, और ऊपर आ जाएगा log n, ये बन जाएगा 1/t raised to power p dt।
इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा p इक्वल टू 1 एक अलग केस बनेगा, इसमें p इक्वल टू 1 पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, log t, और log लैम्डा से लेकर log n इसमें हम पुट करेंगे, तो log ऑफ log n माइनस log ऑफ log लैम्डा। मैम p को 1 कैसे ले लिया? केस केस डिस्कस कर ले, केस 1, p को 1 लेकर इसका इंटीग्रेशन अलग टाइप का आता है ना, लॉग में आता है, इसलिए मैंने p को 1 लिया, बाकी मैं p लेस देन ग्रेटर देन 1 वो सारे केसेस डिस्कस करूंगी अभी। क्या ये कन्वर्जेंट आया, ये जो सीक्वेंस आया क्या ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये सीक्वेंस कुछ ऐसा बना है, ये तो कांस्टेंट ही बन गया, आप चाहे लेमडा को 1 ले लेते, 1 ले लेते तो लेमडा अपनी मर्जी का है, जो मर्जी ले सकते हो, जिसके लिए बस डिफाइंड होना चाहिए, लेमडा को 1 ले लेते तो ये 0 आ जाता, लेकिन दिक्कत हो जाती, log 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता, 0.1 समथिंग लेना पड़ता है, तो log लेमडा ही रहने दो। कहने का मतलब ये क्या आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ये क्या कन्वर्ज करता है सीक्वेंस, लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, log ऑफ log इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस समथिंग फाइनाइट, आंसर इन्फिनिटी आ गया, डाइवर्ज हो गया इस केस में। इंटीग्रेशन आपके बहुत काम आएगा, ध्यान से सुनो। दूसरे केसेस इसमें हम क्या बनाएंगे, p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन 1, नोट करते जाओ साथ साथ। p ग्रेटर देन 1 के केस में t रेस्ट पावर माइनस p प्लस 1 था ना, t रेस्ट पावर माइनस p था, हाँ ठीक है, तो t रेस्ट पावर माइनस p का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t रेस्ट पावर माइनस p प्लस 1 बाय माइनस p प्लस 1, ये log लैम्डा से लेकर log t तक जाएगा, सॉरी log n, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, p ग्रेटर देन 1 है, ध्यान रखना इस बात का, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए तो नीचे ले जाना पड़ेगा, -1 बाय p प्लस 1, 1 बाय t रेस्ट पावर p माइनस 1, log लैम्डा से log n। अब ये बता दो जरा क्या ये कन्वर्ज करेगा, बाहर तो कांस्टेंट पड़ा है, ये आ जाएगा 1 बाय log n की पावर p माइनस 1 माइनस 1 बाय log लैम्डा की पावर जो भी है p माइनस 1। अब p ग्रेटर देन 1 है तो बताओ ये लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट आपको चेक करनी पड़ेगी क्योंकि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस देखनी है हमें। p ग्रेटर देन 1 है तो p माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, तो 1 बाय इंफिनिटी टाइप का ही बनेगा, समथिंग क्या हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी रेज टू पावर समथिंग पॉजिटिव, 1 बाय इंफिनिटी ये 0 आ जाएगा, माइनस जो भी था यहाँ पे, और बाहर -1 बाय p प्लस 1, 0 आ गया आंसर, सॉरी 0 नहीं आ गया, कुछ फाइनाइट आ गया, सॉरी कुछ भी k वे जो भी आएगा आंसर, कुछ m आ जाएगा, तो फाइनाइट आ गया। फाइनाइट आने का मतलब आपका इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया, p ग्रेटर देन 1 के केस में कन्वर्ज कर गया, यस और नो। यस मैम। पहले भी जो केस किया था p इक्वल टू 1 उसमें भी कन्वर्ज कर रहा था, p लेस देन 1 का केस आप खुद करेंगे और आपको यहाँ से आइडिया भी मिल जाएगा इसको देख के कि p लेस देन 1 में क्या होने वाला है। तो हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन किया, आपको किस तरीके से इजी लगा ये बताइए। कंडेंसेशन से सुविधा, कंडेंसेशन से ज्यादा अच्छा है, मुझे भी यही लगता है हाँ कि हाँ इजी पड़ रहा है और छोटा पड़ रहा है कंडेंसेशन से। मैम ये दोनों टेस्ट ही थोड़े औखे से हैं। नहीं कंडेंसेशन तो बहुत इजी है, बहुत जगह बहुत 1-2 स्टेप में काम आ जाता है, जब आप करोगे ना उसकी एक्सरसाइज तो आपको पता चल जाएगा। अब इनके क्वेश्चंस मैं बाद में दूंगी, 2-3 क्वेश्चन अभी नोट में दिख रहे हैं वही कर लेना। आप अपना सीक्वेंस पे थोड़ा फोकस करो संडे तक, उसके बाद सीरीज अच्छे से करना नेक्स्ट वीक, ठीक है। और आज की क्लास इतनी ही थी।
शुक्रिया आपका क्लास में आए